नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। इस वसीयत के अनुसार 5 वर्ष तक पति पत्नी को निभानी ही पड़ेगी, वरना दोनों बड़े घाटे में रहेंगे। लेकिन ये बात तो हुई किसी ऐसे पति के लिए जो $1 लाख का मालिक हो। लेकिन जेनिस का बाप जितना धन छोड़कर मरा है, उसके अगर सारे आंकड़े लगाए जाएं तो वो $50 लाख के करीब बैठेगा। $20 लाख तो उसका बैंक बैलेंस है जो उसकी वाइट मनी है। $20 लाख का मतलब 1 करोड़ से कम नहीं होता। न्यूयॉर्क की फर्म से कम $1 लाख की सालाना आमदनी कहीं नहीं जाती। इसके अलावा शेयर मार्केट में उसके पिता की धाक समझी जाती है और वो सारा कारोबार मिलेन संभालता है। जेनिस को अगर दौलत चाहिए तो उसकी निगाह सबसे पहले मिलेन पर होगी, और इस प्रकार तुम्हारे हाथ ना तो जेनिस आएगी ना उसकी दौलत, क्योंकि तुम $1 लाख के स्वामी नहीं हो। देर सबेर उसे वो वसीयत मालूम हो जाएगी, फिर जेनिस तुमसे स्वयं संबंध तोड़ देगी। एक बार के लिए यदि वो सारी दौलत ठुकरा कर तुमसे शादी भी कर ले तो जल्दी ही तुम दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बन जाओगे। तुम कार साफ करते रहोगे और जेनिस किसी फर्म में छोटी मोटी सर्विस करती रहेगी। आज तक वो दौलत से खेलती रही है। अपने आप को इस प्रकार के नए जीवन में मोल्ड करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारा चेहरा अब कुरूप हो गया है। ये सब अचानक क्या हो गया? मेरे जीवन में फिर से अंधकार छा गया था। एक बार मैंने सोचा, नेटा ये सब झूठ कह रही है, परंतु इस झूठ में उसका स्वार्थ भी क्या था? इस सारी समस्या का तो मेरे सामने एक ही विकल्प था। मैं जल्दी से जल्दी $1 लाख पैदा करूं। $1 लाख। इतना अधिक धन प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य था। मेरे जैसे आदमी के लिए एकदम असंभव बात थी। मैं तो 5-10 हज़ार की भी व्यवस्था नहीं कर सकता था। उफ, कहां से आएगा $1 लाख? $1 लाख मेरे दिमाग की नसों में घूमता रहा। मुझे लगा अगर मुझे सचमुच जीना है तो ये $1 लाख प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा शिकागो में गुमनाम आदमियों की तरह जीवन गुजारने के बजाय मेरा मर जाना उचित होगा। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा। नेटा न जाने कब की जा चुकी थी। जब मैंने सामने देखा तो कुर्सी खाली थी। सारी रात में सो न सका। दूसरे दिन वही हुआ जो नेटा कह कर गई थी। मैंने क्लार्क से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। मार्टी इंटरप्राइजेस ने 3 माह की तनख्वाह देकर मुझे सर्विस से हटा दिया। उस समय मुझे इस कंपनी के मालिक पर इतना क्रोध आया कि जाकर उसकी गर्दन दबोच लूं। उस विशाल इमारत के नीचे सड़क पर खड़े होकर मैं उसकी मंजिलें देखता रहा। उस समय मुझे ऐसे ही किसी इमारत के मालिकाना अधिकार की जरूरत थी। मैंने निर्णय किया, अगर मुझे जीवित रहना होगा तो जल्द ही ऐसी इमारत का मालिक बन जाना होगा। अचानक नेटा की अल्फा कार मेरे सामने रुकी। उसने मुझे संकेत किया और कार का द्वार खोल दिया। मैं चुपचाप उसकी कार में बैठ गया। कार शिकागो की सड़कों पर दौड़ने लगी। लूप के व्यस्त यातायात से गुजरती हुई कार दक्षिण की तरफ मुड़ गई। कुछ ही देर में शिकागो नदी के किनारों को छूती सड़क पर कार आ गई। अब हम भीड़ भाड़ के इलाके से दूर थे। एक ओपन रेस्तरां में उसने अपनी कार खड़ी कर दी। हॉल, तुमने कुछ सोचा? तब से अब तक सोच ही रहा हूं नेटा। मुझे किसी प्रकार कहीं से $1 लाख नहीं मिल सकता क्या? क्या कर सकते हो $1 लाख के लिए? नेटा ने अजीब अंदाज से पूछा। कुछ भी, यहां तक कि किसी का कत्ल भी। ये कहते हुए शायद मेरी मनोदशा ठीक नहीं थी। मुझ पर तो जेनिस को प्राप्त करने का जुनून सवार था। उसी समय वेटर उपस्थित हुआ। यस सेनोरिटा, 2 बियर। स्नैक्स लोगे हॉल? नहीं, मेरी कुछ भी तबीयत नहीं। तुम 2 हॉट पैक ले आओ। वेटर चला गया। हम लोग कार में ही बैठे रहे। कुछ सोचकर मैंने कहा, नेटा, क्या मैं एक बार वो वसीयत देख नहीं सकता? मैं ऐसी व्यवस्था कर सकती हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ न्यूयॉर्क चलना पड़ेगा, लेकिन हम बड़े गुप्त रूप से वहां जाएंगे।
मिलेन या एल्विन को पता लग गया कि मैं इस मामले में दिलचस्पी ले रही हूं तो मेरी खैर नहीं है। लेकिन तुम्हें उसकी वसीयत का कैसे पता चला? वो एक सीधा सा मामला था। जिन दिनों तुम हॉस्पिटल में पड़े थे मैं न्यूयॉर्क गई थी। मिस्टर जूडन उस परिवार का खानदानी वकील है। संयोग से न्यूयॉर्क में हमारी कंपनी का केस भी वही डील करता है। कंपनी की तरफ से मैं उसके पास गई थी। बातों बातों में जेनिस का जिक्र छिड़ गया। मैंने उससे कहा कि जेनिस बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाली है। उस समय तक जेनिस का बूढ़ा बाप मर चुका था। जूडन ने मुझे कहा कि क्या जेनिस की प्रेमी के पास $1 लाख है। उसकी इसी बात ने मुझे चौंका दिया। जब मैंने इनकार किया तो वो ठंडी सांस लेकर बोला, वो सन की बूढ़ा जेनिस से बहुत परेशान हो गया था। अपनी लड़की को सबक सिखाने के लिए उसने एक भयंकर भूल कर दी। मुझसे उसने कहा कि मैं किसी से जिक्र ना करूं। साथ में यह भी बोला कि जेनिस की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करवाने की कोशिश करूं जो $1 लाख का स्वामी हो। उसके बाद उसने मुझे वसीयत दिखा दी। मेरे दिमाग में अब एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें उसके पास ले गई तो उसे कुछ शक पड़ सकता है। मैं स्वयं जाऊंगी, मौका पाते ही उस वसीयत की फोटो ले लूंगी। हमारी कंपनी की तरफ से उसे काफी लाभ मिलता है। मैं कोई ना कोई चक्कर घुमाकर ऐसा कर लूंगी। मैं जानती हूं कि वो इस प्रकार के कागजात कहाँ रखता है। अब एक ही बात रह जाती है, कंपनी मुझे न्यूयॉर्क भेजे। खैर ये सब कर लूंगी। मैं एल्विन मार्डी को कोई ऐसा संदेश दूंगी जिससे वो तुरंत मुझे न्यूयॉर्क भेजने का प्रबंध करे। इसके बाद 1 सप्ताह तक नेटा की मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, परंतु इस बीच मैंने अपने आप को काफ़ी एडजस्ट कर लिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि कार धोने वालों की दुनिया में कभी नहीं लौटूंगा। जहाँ तक $1 लाख का सवाल था, वो मुझे इस आसानी से मिलने वाले नहीं थे। उसका एक ही मार्ग था, क्राइम चाहे वो कैसा भी हो। मैंने पुस्तकों, समाचार पत्रों में क्रिमिनल्स के धन कमाने की बहुत सी बातें पढ़ी थी। उपन्यासकार जेम्स हेडली चेज को पढ़ा था, जो धन कमाने वाले क्रिमिनल के बारे में बड़ी सुंदरता के साथ लिखता था। किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, मर्डर, लूट, क्राइम के सभी तरीके मेरे दिमाग में घूमते रहते थे और किसी भी एक मार्ग के बारे में सोचता तो मेरा दिल थर्रा जाता। मैं जानता था पुलिस जब किसी मामले की जांच पड़ताल करने लगती है तो क्राइम करने वाला दुनिया के किसी कोने में भी सही सलामत नहीं रहता। अगर पुलिस किसी एक के पीछे पड़ जाए तो यहाँ तक पता लगा सकती है कि उसने पैदा होने से अब तक क्या खाया, कब क्या पिया। ये सब जानने के बावजूद भी मुझे कोई क्राइम करना था। उस समय मैं सोचता था शायद क्राइम करने वाले के दिमाग में प्रारंभ में यही कश्मकश होती होगी, पर आखिर कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता होगा जो उसे क्राइम के लिए मजबूर होना पड़ जाता होगा। एक बार इस रास्ते में दाखिल होने की देर है, फिर तो वो इस दलदल में फंसता ही चला जाता होगा और उसके बाद पुलिस की चिंता कम सताती होगी। हर काम को करने से पहले वो बच निकलने का रास्ता खोज लेता होगा। बहरहाल मैंने अपना रास्ता तय कर लिया था। अब मुझे कोई शिकार तलाशना था जो आसानी से $1 लाख दे जाए। कुछ ऊपर भी मिले तो भी उचित है, क्योंकि जब क्राइम करना ही था तो सिर्फ $1 लाख ही क्यों, जितना शिकार के पास हो झपट लेना चाहिए। लेकिन इतनी लंबी रकम देने वाला होगा कौन? ऐसा आदमी तो गोल्ड कोस्ट में ही मिल सकता था। धनी अमेरिकन उसी खूबसूरत भाग में रहते थे। गोल्ड कोस्ट मेरे कार्य का क्षेत्र यही होना चाहिए। अब सिर्फ गोल्ड कोस्ट में शिकार तलाशना बाकी था। मैंने सोचा जब नेटा फोटोकॉपी मुझे देगी मैं अपना शिकार तलाश कर चुका हूँगा। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।